अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। ओके, ये आज थोड़ा लेट हो गया क्लास। अभी मैं यहाँ पे इंटरनेट थोड़े से जो है वो इशू कर रहा था, तो अच्छा, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो आप लोग पढ़कर आए हैं? आवाज़ तो जा रही है लेकिन ये वो नहीं आ रहा, चैट नहीं मिल रही। क्या मसला हो गया? ये क्या मसला हो गया सर? पैसे कौन से एडिशन दे रहे हैं क्लास को? ओके, ये आप लोगों की चैट पता नहीं क्यों मेरे पास खुल नहीं रही है। कोशिश कर रही हूँ कि खुल जाए भाई। ओके, तो हमने कल टेक्सोनोमी तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं भाई, सारी ब्रांचेस बायो की। आगे की ब्रांचेस जो हैं वो थोड़ी बोरिंग बोरिंग टाइप की हैं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सही है। तो उनको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना भाई। तो पहली ब्रांच जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, बायो प्लस केमिस्ट्री, सही है। तो एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, सही है। ऐसी ब्रांच जिसमें हम पढ़ते तो केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं ना। तो एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, ठीक है। ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। और इसके साथ साथ हम बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अब नीचे ही देखें भाई, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या है बायोमोलिक्यूल्स की? ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, सही है। अब हम किस किस चीज से बने हुए? हम सेल से बने हुए हैं, बट द क्वेश्चन इज सेल किससे बना हुआ है? तो वो मॉलिक्यूल्स जो एक सेल को बना रहे होते हैं ना, एक सेल को फॉर्म कर रहे होते हैं मिलके, वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ बनाते हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। अब वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे, सही है भाई। तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं। अब हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट्स, ये चारों के चारों जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनके बारे में, वन सेकेंड।
बेटा ये आप लोगों का ना चैट नहीं खुल रही है तो मैं पढ़ नहीं पा रही, आप लोग क्या मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है जिस वजह से आप लोगों की चैट मेरे पास खुल नहीं रही है। ठीक है, हाँ अभी क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ मुझे चैट नहीं शो हो रही थी, अभी मैंने देखा है। क्या क्या क्वेश्चन है भाई आपका अलीना? नहीं आयशा, मैंने टेक्सोनोमी बताया तो था जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सारी चीजें बताई थी ना, जिसमें हम लोगों ने एक डायग्राम के थ्रू थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की थी एक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में प्लेस करने की। पूरा हो गया था टेक्सोनोमी तक बेटा। अच्छा, जो जिन लोगों की आज पहली क्लास है उनको मैं बता देती हूँ भाई, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं अभी। लास्ट वीक हमारा हमने स्टार्ट किया था बायो, सही है, आप लोगों का सेक्शन लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने 3 दिन क्लास ली थी और उसके बाद आज क्लास हो रही है। तो शुरू के हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं बायो के, और इसके अलावा शुरू की कुछ ब्रांचेस हैं बायो की जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। उनके लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, अपलोड कर देंगे सेंटर वाले, तो आप लोगों को इंशाल्लाह उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अभी हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो फर्दर हमारी ब्रांचेस रह गई थी ना वो हम पढ़ रहे हैं, सही है। हाँ शॉर्ट क्विज मैं भी लेती हूँ ना, ये ब्रांचेस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी ना आयशा, फिर एक साथ ही उनका शॉर्ट क्विज हो जाएगा, सही है। बीच बीच में क्या लूँ मैं, तो इसलिए मैं सोचा कि एक साथ ही ले लूंगी इसका। ठीक है भाई, और तो कोई मसला नहीं है किसी को? ओके, तो फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं भाई क्लास। अच्छा, तो बायोमोलिक्यूल्स हम देख रहे थे भाई। अब इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में इतना ज्यादा हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो है ही पूरा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, सही है। तो आप उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, तो इसलिए अभी मैं उनके बारे में इतना जोर नहीं दूंगी। बस इतना समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है भाई? शुगर्स। आम जबान में कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है बेटा? शुगर्स कहा जाता है। प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का मतलब ये है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन ऐड हुई हुई होती है वो कहलाते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब आप लोगों को पता ही होगा नाइट्रोजन क्या होती है, पता है भाई आप लोगों को व्हाट इज नाइट्रोजन? गैस है ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो जमीन के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। तो जमीन के अंदर भी मिनरल्स की फॉर्म में भी पाई जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन ऐड हुई भी होती है, या नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट होता है। एसेंशियल एलिमेंट समझते हैं, यानी जरूरी एलिमेंट, यानी अगर वो एलिमेंट नहीं होगा ना तो वो कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा। जी जी, मैंने ही हटाया है, मैंने स्क्रीन हटाई है। अभी मैं दोबारा ले आऊंगी, टेंशन नहीं ले परेशान नहीं हो, सही है। तो एग्जैक्टली एयर में होती है गैस की फॉर्म में, सॉइल में होती है नाइट्रेट्स या मिनरल्स की फॉर्म में। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर नाइट्रोजन एसेंशियल होती है, जरूरी होती है, वो कहलाते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, सही है। तो प्रोटीन्स के बारे में अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड, सही है। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स हैं, प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा फैट्स क्या होते हैं? लिपिड्स। लिपिड्स यानी चिकनाई, सही है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास 2 आ जाते हैं भाई, डीएनए और डीएनए का छोटा भाई आरएनए। ये 4 चीजें हमारे पास क्या है बेटा? बायोमोलिक्यूल्स है। इन्हीं 4 चीजों से मिलकर हमारा सेल बनता है, और सेल से मिलकर कौन बनता है भाई? हम बनते हैं। तो ये हमें बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई मसला किसी बच्चे को भाई? ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
Number 1 is catabolic reaction, number 2 is anabolic reaction, number 3 metabolic reaction. आज पढ़ा रही हूँ ना ये बायो केमिस्ट्री के बारे में, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ये, क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना बायो केमिस्ट्री का या बायो मॉलिक्यूल्स का, फिर अलग से नहीं समझाऊंगी ये, सही है। और ये टॉपिक आपके आगे बहुत काम आने वाला है। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सब आगे बहुत पूछा जाएगा। बार बार नहीं समझाऊंगी, आगे आप लोग मुझे बताएंगे, सही है। तो पहली चीज क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब सुने भाई, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक लार्ज पार्टिकल ब्रेक हो जाए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटा से समझ ले काटा, सही है। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा पार्टिकल ब्रेक हो जाए, कट जाए, टूट जाए छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, ऐसा केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा, कैटाबॉलिक रिएक्शन। काटा याद रख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है भाई, दो या दो से ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक लार्ज पार्टिकल बना रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आ गई बात। कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें एक बड़ा पार्टिकल टूट रहा है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे होते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन। सबको क्लियर हो गया। ओके, देन वी हैव मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, यानी चीजें टूट के नई चीजें भी बन रही हैं और बहुत सारी चीजें मिल के भी नया प्रोडक्ट बना रही हैं, यानी दोनों रिएक्शंस एक साथ चल रहे हैं। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है, एक ही वक्त में कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस हमारी बॉडी में जो होते हैं दोज आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। आगे चले भाई। एग्जाम्पल दूं मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन की, रहीमा देखें, हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है। डाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं ना, हमने जो खाया वो क्या है, लार्ज पार्टिकल है, वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। ऐसा ही है, डाइजेशन यही होती है ना। ये क्या हो गया, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। अब जब वो छोटा सा फूड, बहुत सारे फूड जाते हैं हमारे सेल के अंदर, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीजें बनाते हैं मिलकर, वो क्या हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ओवरऑल पूरा रिएक्शन क्या हो गया बेटा, मेटाबॉलिज्म हो गया या नहीं हो गया। डाइजेस्टिव जो डाइजेशन है ना हमारी बॉडी में, वो क्लियर एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच बायो की जिसमें हम, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इंजीनियरिंग, सही है। बायो यानी लाइफ, हम इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेलफेयर के लिए, फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, ठीक है। ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। हमारे पास इंजीनियरिंग की बहुत सी टेक्निक्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मेनली हम किसके लिए काम कर रहे होते हैं, मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए काम कर रहे होते हैं, सही है। ये क्या कहलाता है भाई, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इंसुलिन की प्रोडक्शन। किसी को पता है इंसुलिन क्या होता है, व्हाट इज इंसुलिन। इंजेक्शन होता है मेडिसिन तो होती है, लेकिन कौन सी मेडिसिन होती है। अच्छा, ये जवाब दिया ना इन्होंने, आयशा ने, डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं। एक्सीलेंट आंसर भाई, ये जो मुस्कान ने भी बोला, शुगर के पेशेंट्स को देते हैं। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज हो जाती है या शुगर हो जाती है, तो उनकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम उनको इंसुलिन देते हैं। ये एक हार्मोन होता है, हमारी बॉडी में भी बनता है, लेकिन जिनके अंदर बनना कम हो जाता है
उनके अंदर डायबिटीज हो जाती है, उनकी शुगर बढ़ने लग जाती है, सही है भाई, तो उनको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। अब इंसुलिन बनता कैसे आप लोगों को पता है? लेबोरेटरीज के अंदर बैक्टीरिया को यूज किया जाता है इंसुलिन बनाने के लिए। देखिए भाई मैं आपको समझा रही हूँ, ये बैक्टीरिया है, सही भाई, ये बैक्टीरिया है, ये आ गया बैक्टीरिया का डीएनए, सही है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, और ये आ गए हम, ये आ गए आप लोग। हम क्या करते हैं, इंसानों का एक सेल पकड़ते हैं, उसमें से इंसुलिन बनाने वाली जो जीन होती है ना, इंसुलिन बनाने वाला जो क्रोमोसोम होता है या डीएनए होता है, वो हम निकालते हैं, और निकाल के कहाँ फिट कर देते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हम अपना डीएनए फिट करते हैं। हम तो नहीं करते, यानी साइंसदान करते हैं, अपना डीएनए फिट कर देते हैं जो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए होता है। इसकी वजह से होता क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए बिल्कुल ही पगला जाता है और वो बहुत स्पीड के साथ इंसुलिन बनाने लग जाता है। जितना इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है ना, उसका 4 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने लग जाता है। क्योंकि जब हमने अपना डीएनए उसके डीएनए के साथ मिलाया, उसका डीएनए चेंज हो गया ना, तो उसके डीएनए के अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, वो हमसे डबल ट्रिपल इंसुलिन बनाने लग जाता है। हम उस इंसुलिन का क्या करते हैं भाई, बोतलों में भरते हैं और लेबोरेटरीज के अंदर, लेबोरेटरी से जो अपने ये मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे बेच देते हैं, लोग यहाँ से खरीद लेते हैं और इंसुलिन के पेशेंट्स जो होते हैं वो उसको यूज कर लेते हैं, सही है। तो ये सारा कुछ हम कैसे कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही सारी चीजें हो रही होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग की टेक्निक से हम अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ खेल रहे होते हैं, यानी उससे अपनी बेहतरी के लिए डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बन रही है भाई इंसुलिन। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैंने दी हुई है, जो हमारे ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे होते हैं ना, चीज हो गई, बटर हो गया, योगर्ट हो गया, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की ही एग्जाम्पल है। क्लियर हो रही है सबको बात? ओके, तो ये हो गया हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, अब हमारे पास मेरे ख्याल में जो 9th से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो हमारी सब कवर हो गई हैं। अब आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशंस दी हुई है वो हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच बायो की जिसमें हम फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर पता है ना, मीठा पानी। तो फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है, वो किस चीज पे खाते पीते हैं, और कौन कौन सी चीजों से उनको खतरा है, यानी कौन कौन सी चीजें उनकी लाइफ पे असरअंदाज हो रही हैं। ये इस सब चीज की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद है ना फ्रेश वाटर में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, उन सब के फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ना। यानी वो किस चीज पे फीड करते हैं, वो रहते कैसे हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है वहां रहने का, इसके अलावा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी वो खाना किस तरह से हासिल करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उनके लाइफ पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। ये इन सब चीजों की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी की ही एक ट्विन सिस्टर है मरीन वाटर बायोलॉजी। मरीन वाटर के अंदर, खारे पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो किस तरह से वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? मरीन वाटर बायोलॉजी। समझ में आ रही है सबको बात? ये तो आसान सी ब्रांचेस थी बहुत। ओके, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब आप में से कोई जीनियस ऑफ द क्लास मुझे बता सकता है व्हाट आर पैरासाइट्स? व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइट्स की स्टडी। बट द क्वेश्चन इज पैरासाइट्स क्या होते हैं?
होस्ट से अपना फूड लेते हैं और बदले में क्या देते हैं भाई होस्ट को? कंप्लीट डेफिनेशन बताएं। होस्ट से फूड तो ले रहे हैं, चले सही है, फायदा दे रहे होते हैं, हार्म देते हैं। एक्सीलेंट आंसर, हार्म पहुंचाते हैं भाई। इंतहाई बदतमीज किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो फायदा ले रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सही है, ये वो दोस्त हैं जो पीठ में नहीं छुरा घोंपते हैं, यानी आपसे लेते रहे पूरा साल, आपसे असाइनमेंट्स मांगते रहे। जब एग्जाम के टाइम पे आपको एक डेफिनेशन याद नहीं आ रही थी तो आपको उन्होंने पलट के पूछा भी नहीं, आपको बताया भी नहीं उन्होंने, और आपसे सारा फायदा ले गए। तो ऐसे फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं बेटा? पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। लिखा हुआ है सामने कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। Those organisms which get benefit from other organisms and give harm in return, फायदा हासिल करते हैं दूसरों से और बदले में क्या दे रहे होते हैं? नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। एग्जैक्टली आमना ने बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन यहाँ पे बता दिया भाई कि पैरासाइट्स के बारे में सारी चीजें पढ़ना, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, उनका डिजीज ट्रांसमिट करने के बारे में, उनका होस्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है, हर चीज के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी। हमारे पास एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाते हैं भाई? बताएं भाई, एग्जाम्पल्स बताएं पैरासाइट्स की। लाइस, एक्सीलेंट आंसर। और बताएं भाई, और बताएं एग्जाम्पल्स। मॉस्किटोज, वेरी गुड। मॉस्किटोज, ये तो आए दिन की कहानी है हमारी, मॉस्किटो से तो एक रिलेशन बन गया है। गानिया, हॉस्टोरिया कोई प्लांट नहीं होता, हॉस्टोरिया पैरासिटिक प्लांट्स का एक पार्ट होता है। उनकी एक खास स्टेम होती है, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, नहीं चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे हम डिटेल में हॉस्टोरिया के बारे में। क्या होता है, इनकी एक खास स्टेम होती है पैरासिटिक प्लांट्स की जो हॉस्टोरिया कहलाती है। तो ये प्लांट नहीं है कोई हॉस्टोरिया, ये प्लांट का पार्ट है। चले, अब आपने बोल ही दिया है, पैरासिटिक प्लांट्स का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो अब किसी एक पैरासिटिक प्लांट का नाम बता दें। नहीं पता होगा आप लोगों को, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि पता होगा, लेकिन अगर किसी को पता है तो वो बता दे। एक्सीलेंट अलीना, टेपवर्म, एनिमल्स में टेपवर्म भी जो है वो पैरासाइट्स है, हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो गानिया ने जो शोषा छोड़ा है भाई प्लांट का, पैरासिटिक प्लांट का, तो अब अगर किसी बच्चे को पता है तो वो नाम बता दे भाई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि किसी को पता होगा, लेकिन अगर पता है तो याद बता दें भाई। अलीना, काओ ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया है? कहाँ से हो गई वो पैरासाइट्स भाई? पैरासिटिक प्लांट से हट रहे हैं आप लोग। प्लांट्स के बारे में बताएं भाई अगर पता है तो। नहीं, गूगल करने वाली बात नहीं हो रही है, गूगल के तो पता चल जाएगा। चले मैं बता देती हूँ। एक प्लांट होता है भाई, उसका नाम है कसकटा ये आप लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। ये प्लांट क्या करवाता है भाई? स्टेम पैरासाइड होता है, टोटल स्टेम पैरासाइड है, और दूसरे प्लांट से फूड हासिल करता है। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। कस कटा। अब इसको आप जैसे भी पढ़ लें, कसक्यूटा पढ़ लें, जैसे भी पढ़ लें, हमारे हमारे सर ने भाई कसकटा पढ़ाया था। तो ये एक पैरासिटिक प्लांट है। इसके अलावा आप लोगों ने मॉस्किटोज बताया, लाइस बताया, टेपवर्म बताया, राउंड वर्म होता है भाई। इसके अलावा लीचेस होते हैं। लीच का नाम सुना है? लीचेस, एग्जैक्टली, कसकटा कैम्पेस्ट्रिस तो लीचेस भी क्या है भाई? पैरासाइट्स हैं। इन सब की स्टडी, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, और इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा? पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। अच्छा, देन वी हैव ह्यूमन बायोलॉजी। या ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट जो होता है ना वो भी पैरासिटिक है, सही, बिल्कुल। ह्यूमन बायोलॉजी, अब नाम से ही पता चल रहा है भाई, ह्यूमंस के बारे में सब कुछ पढ़ना, उनकी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, उनकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ना, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी पैथोलॉजी, उनकी एक एक चीज के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है बेटा? ह्यूमन बायोलॉजी। सब कुछ पढ़ना ह्यूमंस के बारे में इज नोन एज ह्यूमन बायोलॉजी। आसान सा था ये। अच्छा, अब हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस भी इसी में आ जाएगा। हाँ, ह्यूमंस के अंदर जो इनहेरिटेंस है, यानी ह्यूमंस के बारे में सब कुछ पढ़ना है, सही है। अभी तक हमने जो जो ब्रांचेस पढ़ी है ना, ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सब अगर हम ह्यूमंस के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी? ह्यूमन बायोलॉजी बन जाएगी, सही है भाई। अच्छा, द नेक्स्ट ब्रांच इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में ना थोड़ा सा तजाद है, मतलब तजाद तो नहीं है, थोड़ी मिलती जुलती चीजें हैं, सही है, मैंने गलत बोल दी उर्दू, मिलती जुलती चीजें हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। सिमिलरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, सही है भाई। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेल और उसके ऑर्गेनल्स बना रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हमने बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया है, किसमें? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, सही है। तो जो भी चीजें सेल और उसके ऑर्गेनल्स बना रही है ना, नहीं ये बायोकेमिस्ट्री नहीं है, बायोकेमिस्ट्री अलग है, ये एक न्यू ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री एक थोड़ी पुरानी ब्रांच है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक न्यू ब्रांच है, जिसके अंदर हम उन तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं जो सेल और ऑर्गेनल्स बना रहे होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स को हमने बायोकेमिस्ट्री से उठा के कहाँ पे रख दिया है? अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रख दिया है, सही है। तो अब हम बायोमोलिक्यूल्स को किस में पढ़ रहे होते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। समझ में आ गई सबको बात? कोई मसला तो नहीं है भाई किसी को? एग्जाम्पल क्या दूंगी निशा? मैंने जो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बायोमोलिक्यूल्स नहीं बताते, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है, तो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स को अब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, सही है। ओके, सोशल बायोलॉजी। सेम स्पीशीज के जो लोग होते हैं ना, सेम ग्रुप के जो लोग होते हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो चीज क्या कहलाती है बेटा? सोशल बायोलॉजी। सोशल का वर्ड निकला ही किससे है? इंटरेक्शन से, मिलने जुलने से, ठीक है। तो एक ही स्पीशीज पता है आप लोगों को क्या होती है? आप लोग जानते हैं भाई स्पीशीज क्या होती है? क्या होती है भाई, बता दें फिर। वैसे तो हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे स्पीशीज के बारे में। बताएं भाई, डिफाइन करें स्पीशीज को। चलें, आसान जबान में जो जहरा ने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, ठीक है, एक्सेलेंट आंसर। यानी एक ही तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एनिमल्स का वर्ड यूज नहीं करें, सिर्फ ऑर्गेनिज्म, सही है, क्योंकि प्लांट्स की भी तो स्पीशीज होती हैं, सही है ना। तो सेम तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो आपस में रिप्रोडक्शन करने के काबिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पीशीज कहलाती है। ये अलीना ने पूरी एक डेफिनेशन लिखी है भाई, सिमिलर इंडिविजुअल्स केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग। एक्सेलेंट आंसर। जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो अपने ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं भाई? स्पीशीज कहलाते हैं, सही है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी स्पीशीज के आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, खासतौर पे ह्यूमन बींग्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपस में कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज क्या कहलाती है बेटा? सोशल बायोलॉजी कहलाती है। सोशल बायोलॉजी के अंदर हमारा ज्यादा फोकस क्या होता है कि कोई भी जेनेटिकल चेंजिंग या कोई भी कल्चर जो होता है ना, वो ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को किस तरह से चेंज करता है, ये चीज सोशल बायोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कल्चर के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, हम उसकी बात कर लेते हैं। चलें, हमारे कल्चर के अंदर एक बड़ा ही अजीब सा एजुकेशन सिस्टम है कि जितने भी भाई लोग हैं ना, या तो वो डॉक्टर बने, या वो इंजीनियर बने,
इसके अलावा किसी और प्रोफेशन को रिस्पेक्टेबल कंसिडर ही नहीं किया जाता। ये हमारी एक सोसाइटी का पार्ट बन गया है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर अगर कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन रहा तो उसकी पढ़ाई को रिस्पेक्टेबल कंसिडर ही नहीं किया जाता। ये एक हमारे कल्चर का पार्ट है, ठीक है। इससे हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, या हम लोगों की जो मेंटेलिटी है, या हम लोगों का जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल स्टेटस जो है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या कहला इसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है बेटा, सोशल बायोलॉजी। और मैं बता दूं इसका असर बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, यंग जनरेशन के ऊपर खास तौर पे इसका असर हद से ज्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि फोर्स किया जाता है उनको एक स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए, जिस फील्ड में वो नहीं जाना चाहते, जिसकी वजह से यंग जनरेशन के अंदर सुसाइड रेशो बढ़ रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो मुंह उठा के सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा होता, उनको करनी नहीं होती वो चीज। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना कि किसी भी एक कल्चरली इंड्यूस्ड जो एक चीज है, उससे हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ किस तरफ जा रही है, इन सारी चीजों को इसकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा, सोशल बायोलॉजी। हाँ, बस अब आप लोग बुराइयां ना शुरू कर दें चैट में। जबकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता भाई। फॉरेन कंट्रीज में लोग डिफरेंट फील्ड्स की तरफ जाते हैं, और हर फील्ड को ही इक्वली रिस्पेक्टेबल समझा जाता है, और जो फील्ड उनको पसंद होती है वहां पे वो जाते हैं और अपना उस चीज को पढ़ते हैं। वहां पे और इतनी हजार तरह की फील्ड्स हैं जिनको वो स्टडी कर रहे होते हैं, और इसीलिए वो हमसे आगे हैं, क्योंकि जब एक इंसान एक ऐसी चीज को प्रोफेशन बनाता है जो उसको पसंद होती है, तो वो उसमें ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, सही है, तो इसीलिए वो हमसे ज्यादा आगे चले जाते हैं। बहरहाल, अब यहाँ पे आप लोग अपने दुखड़े मत शुरू करें। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब आप लोगों का ये क्विज स्टार्ट हो रहा है, मैं आप लोगों को एक दिन देती हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली इसीलिए वो डेवलप्ड है। तो यहाँ पे भाई मैं आप क्लास को एंड कर रही हूँ, ठीक है। क्विज है आप लोगों का, कल इंशाल्लाह क्लास के स्टार्ट में आपका 5 मिनट का या 10 मिनट का एक छोटा सा क्विज होगा। देन फिर हम आगे आगे अपने लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर कल का। तो अभी हम यहाँ पे क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है। पढ़कर आना है आप लोगों ने शुरू से, जितनी भी ब्रांचेस मैंने पढ़ाई है ना, मॉर्फोलॉजी से लेके अभी ये जो लास्ट ब्रांच हमने पढ़ी है सोशल बायोलॉजी, जी निसाब ब्रांचेस खत्म हो गई हैं। इनका कल मैं आप लोगों का एक शॉर्ट क्विज लूंगी पहले, फिर आप लोगों का जो है वो आगे का लेक्चर स्टार्ट होगा, सही है। तो यहाँ पे हम क्लास को अभी एंड कर देते हैं भाई, कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू आमना, अल्लाह हाफिज।